हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द अकम्पेनिंग सॉल्ट्स कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, ब्लू होस्टिलिटी, ग्लोबर सॉल्ट, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि जो भी सॉल्ट्स दिए हुए हैं सभी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब एक बार हम एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरी वन ऑफ द अबव सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयर सिंथेटिक फार्मूला आर गिवन बीनीथ। देखिए जिप्सम का क्या होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट एंड 2 वाटर, यानी 2 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें रहता है। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट एंड 7 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, ठीक है। ये जो डॉट 2 वाटर, डॉट 7 वाटर, 7H2, ये सब जो दिया हुआ है, डॉट करके जो भी H2 दिया रहता है दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट मीन्स उसके साथ इतना पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। एप्सम सॉल्ट में देखिए मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2, यानी 7 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मैं आगे और डिफाइन करूँगी क्वेश्चन के थ्रू, फिलहाल तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नो नंबर 3 देखिए, ब्लू डिस्डैन, ठीक है, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5 एटम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ग्लोबर सॉल्ट दैट इज सोडियम सल्फेट डॉट 10 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विच ऑफ द अकम्पेनिंग सॉल्ट इज यूटिलाइज्ड इन लैब टू सील एयर होल्स इन डिवाइस in order to make the impermeable course of action or to make the air tight arrangements। तो इसमें से जो सॉल्ट है, नीचे जो हमारे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सॉल्ट जो है वो लैब में यूज़ करते हैं, ताकि जो हम लैब में जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें अगर मान लीजिए कुछ होल्स है तो उसको सील करने के लिए, ताकि हम अपना जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम कर सकें, जो भी हमारा वर्क है वो हम कर सकें और उसको एयर टाइट अरेंजमेंट्स हम उसके लिए बना सकें। अगर हम सील कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई भी होल नहीं रहेगा, जस्ट फॉर सीलिंग। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है हमारा, उसमें से कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड फोर्थ है जिंक सल्फेट डॉट 7 पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा सही आंसर होगा नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, दैट इज़ POP। इसको हम POP भी कहते हैं, और ये POP जो है वो केमिकल लेबोरेटरीज़ में एयर होल डिवाइस में जो एयर होल्स हो जाता है उसको फिक्स करने के लिए, सील करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम वहाँ पर एयर नहीं जा अगर हम उसको वहाँ सील कर देंगे तो एयर नहीं जाएगा, दैट इज़ एयर टाइट अरेंजमेंट हम करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ द शेड दैट इज़ कलर ऑफ फिनोप्थेलिन इन क्लिंजर अरेंजमेंट। जैसे कि क्लिंजर अरेंजमेंट किसको कहते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन है ना, तो वो क्या करता है, क्लिंजिंग के लिए काम आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लिंजर अरेंजमेंट, उसमें होगा वो क्लिंजिंग के लिए काम आता है, तो दैट इज़ सोप सॉल्यूशन। तो हमें ये बताना है कि फिनोप्थेलिन का जो कलर है वो सोप सॉल्यूशन यानी क्लिंजर अरेंजमेंट में क्या होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पिंक। फिनोप्थेलिन जो है वो पिंक हो जाता है जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज़ फॉर एग्जांपल क्लिंजर सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिकली बेसिक ही सॉल्यूशन होता है, एग्जांपल के लिए सोप। तो ऐसे सोप सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन का जो कलर है वो पिंक हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा लेमन कंटेन्स नंबर A फॉर्मिक एसिड, नंबर B लैक्टिक एसिड, नंबर C टैटेरिक एसिड या नंबर D सिट्रिक एसिड। तो लेमन के पास क्या होता है, कौन सा एसिड, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सिट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि लेमन जो है वो सिट्रस एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज़ इसका जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है वो सिट्रिक एसिड है, और इस वजह से वो सिट्रस नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर, उसका कैटेगरी किधर आता है, तो सिट्रस नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर, दैट इज़ फ्रूट्स के अंदर वो कैटेगराइज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द अकम्पेनिंग सॉर्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड एंड एंटीबायोटिक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एंटासिड, यानी कि जब हमारे स्टोमक में एसिड बनता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। अब देखिए ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटासिड जो है जेंटल बेसिस होता है और हमारे पेट में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, और एंटासिड जो है जेंटल बेस होता है। ठीक है, जब हम किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जिसको एसिडिटी की शिकायत हो रही है, तो वो जैसे ही वो एंटासिड लेता है तो पेट के अंदर जाते ही वो क्या करेगा, ओवर एबंडेंस जो हो रहा है एसिड का, जो क्रिएट हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और इस तरह से एक्सेस ऑफ एसिड जो स्टोमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन हाउएवर आर नॉट ट्रीटेड एज एसिड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन होता है एंड ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसको हम एसिड की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे कि OH ग्रुप है तो वो बेस हो गया है ना, अब वैसे ही H जहाँ होता है दैट इज़ एसिड, तो अल्कोहल एंड ग्लूकोज में भी H है तो वो एसिड क्यों नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है नंबर ए, दीज टू आर एक्सेप्शंस। हो सकता है अल्कोहल एंड ग्लूकोज एक्सेप्शंस हो। नंबर बी, फॉल्स, ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर सी, नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों है। नंबर डी, ट्रू, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रू, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि हाइड्रोजन पार्टिकल्स अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज में हाइड्रोजन पार्टिकल्स होने के बावजूद, ठीक है, अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोजन पार्टिकल को अपने आप से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। वो सेपरेट करेंगे तभी तो वो दूसरी जगह जाके एसिडिक बिहेवियर देगा। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर देगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने से हाइड्रोजन को सेपरेट करे। ठीक है, ठीक वै उसी तरह से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है ना, कोई भी सब्सटेंस बेस तब बनेगा जब वो अपने से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेपरेट कर पाएगा। तो यहाँ सेपरेट नहीं कर पा रहा, अगर नहीं कर पा रहा तो उस तरह से बिहेव ही नहीं करेगा। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ तो ये पूछा जा रहा है कि ये एसिड की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं पर ये पूछा जाएगा ये बेस की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहा है, कहीं पर ये पूछा जाएगा ये इस तरह से ट्रीट क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसे वो ट्रीट करता है उसका अपोजिट आप बोलिए, है ना, कि एसिड कब ट्रीट करता है, जब हाइड्रोजन वहाँ यहाँ रिलीज़ होता है, रिलीज़ नहीं हो रहा है, आपको हमेशा वो ट्रीट ऐसा क्यों नहीं, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों नहीं, तो हमेशा आपको यही बोलना है क्योंकि वो अपने में से ये पार्टिकल रिलीज़ नहीं कर रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है, इस वजह से वो ऐसा बिहेवियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई भी एसिडिक वे ऑफ बिहेविंग नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स को रिलीज़ नहीं कर रहा है, अपने आप से सेपरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए, बी, सी, डी आर सैम्पल्स ऑफ लिक्विड्स हैविंग pH वैल्यूज ऑफ 14, 7, 1, 5 रेस्पेक्टिवली। ए का pH वैल्यू क्या है 14, बी का 7 है, सी का 1 है एंड डी का 5 है। तो विच ऑफ दीज कुड बी दैट ऑफ 1M NaOH सॉल्यूशन। ये जो दिया हुआ है आपका सैंपल ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन है जो 1M NaOH सॉल्यूशन जो है उसके पास है। ठीक है, वो 1M NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये सैंपल ए, बी, सी, डी में से कौन सा सैंपल है। तो हमारा आंसर होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका जो कैरेक्टर है, उसका pH का जो कैरेक्टर वो हाई होता है। ठीक है, और इस वजह से वो बेस उसका मोर ग्राउंडेड स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ग्राउंडेड यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सैंपल ए। क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सबसे ज़्यादा pH होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए सबसे ज़्यादा pH किसका है, तो सैंपल ए का है। ठीक है, इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और दूसरा हमको कैरेक्टरिस्टिक पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस होता है। अब स्ट्रॉन्गर बेस के लिए उसको सबसे ज़्यादा pH हाई चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस है इसलिए हायर pH है, और हायर pH से सैंपल ए का है दैट इज़ 14, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सैंपल ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द आइडिया यानी नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का आइडिया दैट इज़ नेचर क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए एम्फोटेरिक, नंबर बी बेसिक, नंबर सी न्यूट्रल एंड नंबर डी एसिडिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एसिडिक ऑक्साइड। क्या दो चीज़ आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो एसिड एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, बेस अब उसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा। बेस ऑलरेडी दिया रहेगा, फिर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, तो आपको बोलना पड़ेगा एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि इससे पहले ही मैं आपको समझा चुकी, क्योंकि बेस ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप एसिडिक लिखोगे तभी तो एसिड और बेस मिलकर बनेगा सॉल्ट एंड वाटर।
ठीक है। वैसे ही आप मेटालिक ऑक्साइड के साथ हमेशा आपको एसिड दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि मेटालिक ऑक्साइड क्या है, तो वहाँ भी तो फॉर्मेशन मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड दोनों केस में फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर होना चाहिए। एसिड आपका पहले से दिया रहेगा, तो मेटालिक ऑक्साइड पूछा जाएगा तो आपको मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक ऑक्साइड लिखना होगा, तभी तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस बनाना है जिसमें कि एसिड जो है बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये किस रिएक्शन के जैसा सिमिलर है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है, जिसमें कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है और ये कंप्लीट रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन हाउएवर आर नॉट ट्रीटेड एज एसिड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन ऊपर हमने करवा दिया है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमारा सबसे पहले है देखिए रेन वाटर, पोर्टेबल वाटर। बी में है रेन वाटर डिस्टिल वाटर, सी में रेन वाटर डिस्टिल वाटर एंड पोर्टेबल वाटर, डी में डिस्टिल वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। मैं आपको बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, रेन वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर एंड रेन वाटर के पास कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है और सॉल्ट्स होता है जो कि उसको अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन डिस्टिल वाटर के पास कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होता है, इसलिए वो इंसुलेटर का काम करता है। और आप इसको डीप में देखिए, रिफाइंड वाटर दैट इज़ जिसको हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट टाइप ऑफ वाटर होता है और इसमें कोई भी एसिड्स नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, ये किसी भी एसिड को डिसॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। पोर्टेबल वाटर क्या है, उसके पास भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, बहुत ही माइन्यूट इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी कंडक्टिविटी को लो कर देता है। एंड डाउनपोर वाटर दैट इज़ रेन वाटर जो है वो क्या करता है, जब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ वो मिल जाता है और कार्बोनिक करोसिव यानी कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3, ठीक है, उसको वो रिलीज़ करता है। ठीक है, उसको बनाता है किसके साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। जब रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड दैट इज़ H2CO3 बनाता है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन हो गया जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, वो क्या किया, उसने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दिया। ओके, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रेन वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। एंड मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस तरह से जिस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर्स को MCQ के थ्रू कवर किए हैं, वैसे ही हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को MCQ के थ्रू कवर करेंगे। आप पूरे चैप्टर को लाइन वाइज लाइन भी पढ़ लें तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि आप उसका MCQ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी NCERT 1 लाइनर दे रही हूँ आपको, जो NCERT बुक के एक लाइन से क्वेश्चन जो 2-3 सेंटेंस में आंसर के साथ लिया गया है, और ये लॉन्ग वीडियोस भी दे रही हूँ जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप सिर्फ क्वेश्चन भी करेंगे, आपके एग्ज़ाम का 100% प्रिपरेशन होगा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या वो स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, UPSC BPSC ही क्यों ना हो। ठीक है, स्टेट लेवल एनी फॉर्म ऑफ PSC। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।